हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई क्लास में क्या पहली क्लास ही है आज से आपकी। ठीक है ना। तो आज से हम अपना EIM का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं EIM का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर दिया था। ठीक है। अभी कुछ बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए, मुझे पता है, कुछ के कमेंट आए थे। तो कोई ना, चलो आप अपनी पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही दो। ठीक है ना। मैं 3-4 दिन मैंने पहले सिलेबस की वीडियो अपलोड करी थी। वो मैं इसके बाद आपसे कहा था कि क्लास स्टार्ट करूँगा रेगुलर, पर क्लास 3-4 दिन लेट स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे बुखार आ गया था। बुखार अब भी है, ऐसी बात नहीं है, पर आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ बुखार में भी। प्लीज़ दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। लाइक वाइक सब दो। तो आप मेहनत करोगे ना तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ग्रो होगा। जल्दी से जल्दी ये PDF वाला सिस्टम ख़त्म करके मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर आऊँगा। ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी देखिए प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, अकेले के भी मत पढ़ा करिए, एक थोड़ा दोस्तों के लिए भी सोचला करिए। चलो कोई ना, आज से हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो ऐसा होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, वो तो मैंने आपको सिलेबस में बताया था, उसी से देख के आपको थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा। ठीक है ना। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनको मेज़र कैसे करते हैं। अब जैसे घर पे आपके लाइट कितनी आ रही है, आपके घर में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है, ठीक है ना, तो उसको मेज़रमेंट करना है। ठीक है ना। आपके घर में वोल्ट कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे 220 वोल्ट आते हैं हमारे घर में, कभी-कभी 230 ही आते हैं वैसे, है ना, सॉरी। और क्या कहते हैं, एम्पियर कितने आ रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें जितनी भी मेज़रमेंट वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो हमें इंट्रोडक्शन कराएगा कि क्या-क्या, कौन-कौन सी चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे मेज़र करने के। ठीक है ना। तो उसी के ऊपर ये हमारा जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजर, उसी के ऊपर है ये चैप्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का थोड़ा बहुत अनुभव करा दिया है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब ज़ाहिर-सी बात है, इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट करेंगे और मेज़रमेंट का तो भाई आपको मतलब पता ही है, मापन। ठीक है ना। तो मापन से स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा, फिजिक्स वगैरह हमने पढ़ा होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है ये। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक थोड़े नहीं क्लियर होती हैं। जैसे कि देखते हैं कि किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई ज्ञात राशि है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास कोई ज्ञात राशि है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक तरह से इसका मतलब समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई हमारे पास ज्ञात राशि है, जैसे कि हमारे पास एक तराजू है, ठीक है ना, जैसा कि हमारे पास एक तराजू है, ठीक है ना। तराजू पे हम क्या रखते हैं, एक साइड हम बाट रखते हैं 500 ग्राम का, ठीक है ना, 500 ग्राम का एक तराजू पे हम बाट रखते हैं और दूसरी तरफ हम जो भी चीनी वगैरह या कुछ भी तौलना हो, ठीक है ना, कुछ चीनी वगैरह कुछ भी तौलना हो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि भाई चीनी भी 500 ग्राम है। ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी ज्ञात राशि 500 ग्राम, और ये क्या है, हमारी अज्ञात, क्योंकि इसे हम अज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यही मतलब है इसका कि किसी ज्ञात राशि ना किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। ठीक है। तो हम जैसे कि हमें कोई एक क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है ना, उस क्वांटिटी से हम किसी दूसरी क्वांटिटी की तुलना करते हैं और वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। मापन कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इंची टेप से कोई भी चीज़ आप नाप लो, मापन कहलाएगी। ठीक है ना। जैसे कि हमने एक तार लिया और इसे हमने इंची टेप से नाप लिया, अब ये आया हमारा 1 मीटर। तो जो 1 मीटर क्या है, ये हमारा मापन है, इसे हमने मापा तो ये हमारा क्या हो गया, कि हमारा मापन आ गया। बस इसमें ऐसे क्या दिक्कत है ना। यूनिट यूनिट भी आपको पता होगा, मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत भी आपको सब पता ही होगी चीज़ें, बच्चों का काम होगा, आपके लिए होशियार हो आप लोग मेरे से भी ज़्यादा भाई, है ना। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मात्रक, यूनिट आप जानते हो। राशियों को देखने के लिए हम जिस शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें हम मात्रक कहते हैं। मात्रक, जैसे कि मैं अभी आपको बताया था, जैसे कि हमारा ये 3, वैसे मैंने लिखा 3 मीटर, तो ये क्या है, हमारा जो m है ये हमारा है मात्रक। क्या है हमारा, मात्रक, जैसे हम बोलते हैं यूनिट, क्या है हमारा, मात्रक। अब जैसे मैंने लिखा 10 एम्पियर, ठीक है ना, आपको ये तो पता होगा भाई, जो हमारा करंट होता है एम्पियर में नापा जाता है। ठीक है ना। नहीं पता होगा तो भी नीचे समझा देता हूँ, तो फिलहाल समझ लीजिए, जैसे लिखा है 10 A, जैसे ए है ये हमारा क्या है, एम्पियर, मतलब एक मात्रक है। ठीक है ना, मात्रक ये है हमारा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये तो सर आपको पता होगा पहले से, मापन और मात्रक क्या होती हैं, फिजिक्स वगैरह हमने पढ़े हुए, 11 से पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का भाई सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ तो पढ़ेंगे ही। बेसिक लिखा है मैंने ताकि सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करा सकूँ। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे आ जाते हैं।
ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विद्युत धारा, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। किसी चालक पदार्थ का आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जैसे कि किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ का मतलब है, चालक पदार्थ क्या हो गया? ऐसा चालक पदार्थ जैसे आपका लोहा होगा, वो सॉरी लोहा है ना, चांदी, सोना, ये सब हमारे क्या है? कॉपर है, ठीक है ना, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? हमारे चालक पदार्थ है, ठीक है ना। इसमें जो आवेश होते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपका कोई कॉपर का तार है, ठीक है ना, और कॉपर का तार है, इसमें क्या होंगे? आवेश प्रवाह होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? आवेश प्रवाह होंगे। आवेश क्या होते हैं? जो हमारे जो प्लस माइनस होते हैं, है ना, यही हमारे फिलहाल आवेश होते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। आवेश यही होते हैं, एक तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हो आप, ठीक है। अब फिलहाल आप इतने समझिए, आगे सारे बेसिक क्लियर कर दूंगा मैं। तो आवेश जो जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे आवेश होते हैं, ठीक है। तो ये जब फ्लो करते हैं ना, यानी कॉपर या एल्युमिनियम जिस भी आप कंडक्टर प्रयोग कर रहे हो, मतलब कंडक्टर मतलब चालक जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, उसमें हम आवेश फ्लो होते हैं, ठीक है ना। वही हमारी क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। 10th में आपने पढ़ा होगा, तो मैं समझा दे रहा हूँ आसान से आसान भाषा में। मेरा मकसद ये है आसान से आसान भाषा में समझाना, डेफिनेशन को भी, ठीक है ना। बाकी की ये डेफिनेशन है, सारी चीज़ें, इनको तो आप नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बाकी वो एग्जाम में आप लिख दीजिए। मेरा मकसद तो ये है, पर्पस तो ये है, वो आसान से आसान भाषा में समझाना। बाकी तो ये सब चीज़ें किताब में भी दी गई होती हैं, ठीक है। यही कह रहे हैं, किसी चालक पदार्थ के आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब हमने किसी चालक में प्रभावित कराया, ठीक है ना, किसी चालक में हमारे आवेश आवेश प्रवाह हुए, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे विद्युत धारा कहलाएंगे, ठीक है ना। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है ना, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ठीक है ना। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया मात्रक ऊपर अभी, ठीक है ना। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है ना। तो कूलम सेकंड को हम ना लिख के एक ही शब्द में लिख देते हैं एम्पियर, ठीक है ना। कूलम अपॉन सी अपॉन जो ए होता है, ये जो सॉरी एक सेकंड, सी अपॉन सेकंड होता है, ये हमारा होता है एम्पियर, ठीक है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। तो एम्पियर होता है हमारा। अब देखते हैं, एक सेकंड, इसको जो हमारा जो करंट है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है कॉपर, इसमें हमने क्या कहते हैं, इसमें हमारे आवेश प्रवाह हुए हैं। आवेश प्रवाह तो मतलब जानते हैं, है ना, एम करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट है, जो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, हम किस किस से नाप सकते हैं इसको? एमीटर से नाप सकते हैं, किलोमीटर से नाप सकते हैं, सीटीएस से नाप सकते हैं, ठीक है ना। सीटीएस से हाई करंट को भी नाप सकते हैं, ठीक है ना। एमीटर का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे सिलेबस में एमीटर का मतलब होता है जो करंट को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किलोमीटर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, क्लैम्प से होती है, उसको हम फंसाते हैं किसी वायर में, करंट नाप देता है, ठीक है ना। सीटीएस, इसके बारे में आगे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, करंट को किस किस चीज़ में आपने एमीटर से और किलोमीटर से, आगे सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल आपका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं। तो करंट तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट कर दिया चाहिए, शर्माया कर मत। बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पर आए हैं तो बिंदास पढ़ के जाइए, क्या बात की टेंशन है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चीज़ों को समझनी ज़रूरी है ना। दुनिया तो रटती है ना, रटने से क्या हो रहा है। बाकी चैनल वाले आपको कहेंगे ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, करो जाओ पेपर में लिखो। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, समझने के लिए भी तो आए हैं। वोल्टेज क्या होता है हमारा, ठीक है ना। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक विद्युत दबाव होता है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब ये है, सीधी भाषा में मैं अपनी समझाऊँ, ये तो डेफिनेशन है। जैसे कि आपका ये है, कोई मैंने तार लिया, ये हमारा ये वायर है, ठीक है ना। ये हमारा वायर है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस बहुत सारे आवेश हैं इसके, ठीक है ना। बहुत सारे आवेश हैं, इन पे जो फोर्स लगाता है, क्या लगाता है? इन पे जो फोर्स लगाता है, ठीक है ना। जो हमारे जो प्लस माइनस के जो आवेश हैं, इन पे जो फोर्स लगाता है, जो फोर्स लगा रहा है ना, जो ये फोर्स लगा रहा है, यही हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना। यही हमारा वोल्टेज है। अब जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण दे के समझाऊँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपल सबसे भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए, एक सेकंड, मैं इधर समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है ना, ये हमारा, इसमें हमारा पानी जा रहा है, ठीक है ना। इसमें हमारा पानी जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको भी पता है, जो ये पानी है ना, जो ये पानी है, पानी, ये हमारा क्या है? ये हमारा करंट है, ठीक है ना। क्या है? करंट। आपको पता है, जो पानी इसमें जा रहा है, पानी जाने के लिए हमें यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा?
फोर्स, ठीक है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स है ये क्या है हमारा, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना। जो फोर्स लगा रहा है ना, जो फोर्स लगा रहा है वो हमारा वोल्टेज है, और जो पानी जा रहा है वो हमारा करंट है। समझ गए आप? फोर्स लग रहा है पानी पे, बिना भाई पानी की मोटर लगाते हो आप किस लिए लगाते हो? पानी पे प्रेशर करने के लिए तो लगाते हो। जो प्रेशर है हमारा, प्रेशर बनाते हो, जो वो प्रेशर ही एक तरह से हमारा वोल्टेज हो गया, और जो पानी है वो हमारा क्या, करंट हो गया। तभी तो आप देखते हो कभी कभी आपके घर में लाइट कम हो जाती है, किस कारण होती है? करंट तो भाई उतना देता है, वो लाइट किस कारण कम होती है? क्योंकि उस पर फोर्स कम लगता है। फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स कम लग रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज कम आ रहा है भाई। जितना ज़्यादा वोल्टेज आएगा उतना ज़्यादा करंट पे फोर्स लाएगा, उतनी घर पे लाइट तेज आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि वोल्टेज एक तरह से इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है वी होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। और इसको हम किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं इसे? हम वोल्ट मीटर से नापते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध भी देखेंगे बड़ी आसान भाषा में। प्रतिरोध जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा को विद्युत धारा को प्रभाव में आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है ना। मतलब ये कह रहे हैं प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा को प्रभाव में, है ना, प्रभाव में, सॉरी ये गलत लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध का मतलब सही, सॉरी मैं बताता हूँ, चलो इसको छोड़ो। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई तार है या कोई चालक है, चालक में आपने करंट फ्लो कराया, तो जो चालक है, चालक ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा जितना आपने करंट फ्लो कराया, जैसे कि मान लीजिए ये आपका तार है, यहाँ से आपने करंट फ्लो कराया 10 एम्पियर, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 10 एम्पियर ही करंट मिल जाए, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। 9.5 भी मिल सकता है, ठीक है ना, 9.7 भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इस भाई जो करंट जा कहाँ रहा है इतना, कि पूरा 10 क्यों नहीं मिल रहा? तो इस कारण नहीं मिल रहा क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है ना, समझ गए? एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊँ, आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसा आपके शख्स आपके बीच ज़रूर होगा जो अच्छा काम करने से रोकता हो। बस जो आपको रोक रहा है समझो वही प्रतिरोध है, ठीक है ना। ऐसी करंट का हिसाब है। करंट क्या करता है? करंट जाता है सीधा, करंट पे जो दबाव लगाता है, करंट को जो रोकता है हल्का-हल्का जाने से, समझो जो रोक रहा है वही हमारा प्रतिरोध है, वही हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यही कहने का मेरा मतलब है, प्रतिरोध क्या करता है? करंट का विरोध करता है, मतलब सॉरी विरोध नहीं, अब एक तरह से करंट को जाने से रोकता है, ठीक है ना। अब ये समझ लीजिए। अब जैसे हमारी लकड़ी है, लकड़ी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है उसमें से, इसलिए उसमें से करंट जा नहीं पाता है, ठीक है ना। कभी-कभी आ भी जाता है करंट, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब वो गीली होती है तभी आ सकता है, क्योंकि करंट है वो क्या है, कंडक्टर मतलब जो गीले में पानी में तो चालक हो सकता है, सूखी लकड़ी में कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत रहता है। फिर भी आप लोग कभी ऐसा ट्राई मत कीजिए, है ना, क्योंकि सीलन भी आ जाती है। तो यही है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा को प्रभाव में है ना, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर, है ना, आर बराबर वी अपॉन आई, ठीक है ना। आर बराबर वी अपॉन आई, उसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रतिरोध जो हम कैसे लिखते हैं प्रतिरोध को, जैसे कि हमारा प्रतिरोध है 10 ओम, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? हमारा 10 ओम, जो हमारी वो होती है 10 ओम होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर कोई भी गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर देना, ठीक है ना। कोशिश कर, क्योंकि ऐसा होता है मोबाइल में पढ़ाते वक्त ध्यान चारों तरफ देता है तो गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम से कम को हम बोलते हैं निम्न प्रतिरोध, जिसे है ना केल्विन ब्रिज से नापा जाता है। मतलब जो 1 ओम से, है ना, जो 1 ओम से जो कम का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, जो हमारे जैसे कि हमारा 1 ओम हो गया, ठीक है ना, इससे जो हमारा कम प्रतिरोध हो गया, 1 ओम से जो कम प्रतिरोध हो गया, जैसे कि 0 पॉइंट, है ना, 9 ओम, ठीक है ना। तो जो 1 ओम से कम प्रतिरोध हो गया उसे हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, निम्न प्रतिरोध। इसे हम कैसे नापते हैं? इसे हम केल्विन ब्रिज से नापते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
और माध्यम प्रतिरोध क्या होता है, मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से 100 किलो ओम तक के हम 1 ओम से 100 किलो ओम हम कहते हैं माध्यम प्रतिरोध, है ना, जिसे हम ओम मीटर या, है ना, वाट स्टोन ब्रिज से भी नाप सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारा जो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसे हम 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक के जो रेजिस्टेंस है ना, इसे हम किससे नाप सकते हैं, ओम मीटर से नाप सकते हैं और वाट स्टोन ब्रिज से भी नाप सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जिसे हम मेगा ओम या मेगर भी कहते हैं, जिसे हम, है ना, इंसुलेटर रेजिस्टेंस को भी नाप सकते हैं। ठीक है ना, इंस्टॉलेशन वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को भी नाप सकते हैं। जैसे ना हमारा जो, ठीक है ना, जैसे कि हम अपने शरीर का बात करते हैं, जो हमारे मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब हमारे हमारे अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, करंट कितना रुक सकता है हमें करंट में से जाने से, तो हमारे जो मानव का जो प्रतिरोध होता है वो 1000 ओम से लेके, है ना, 1000 ओम से लेके 1 लाख ओम तक होता है। ठीक है ना, मानव शरीर का जो, है ना, और जो मानव शरीर का जो होता है ना, 3 मेगा हार्ट करंट झेल सकता है। ठीक है ना, 30 मेगा हार्ट करंट झेल सकता है। ठीक है, तो आप हमारे ये याद रख लीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट वगैरह की कभी कभी कंपनी आती है तो अधिकतर ये सवाल पूछ लेती है। ठीक है ना, 1000 ओम से, है ना, और जो हमारी ड्राई स्किन होती है, जो हमारा ड्राई शरीर होता है, उसका 1 लाख ओम होता है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। तो आगे और देखते हैं। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, कार्य करने के समय के डर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, कार्य करने की समय के डर को हम शक्ति कहते हैं। जैसे कि इसका मैं थोड़ा मतलब आपको बता देता हूँ। हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य क्या होता है, हमने कोई काम किया, तो वो काम क्या क्या हो गया, हमारा एक तरह से पावर होगी, हमें पावर थी तभी तो हमने कोई काम किया। तो यही कह रहा है कि कार्य करने की, समय के डर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है P = VI। ठीक है ना, VI का मतलब आपको पता है, वोल्टेज हो गया, है ना, वोल्टेज हो गया, और I का मतलब हमारा करंट हो गया। ठीक है, और P का मतलब हमारा क्या हो गया, वाट हो गया। ठीक है, इसकी जो मात्रक होता है, इसका जो वो होता है क्या, इसका जो यूनिट होती है वो वाट होती है। आप ऐसे ही देख लीजिए, इसको हम किससे नाप सकते हैं, वाट मीटर से नाप सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। 1 मिनट कितना रह गया है, बेसिक आपका ऊर्जा ज़्यादा नहीं रह गया है, हाँ, ख़त्म ही होने वाला है, बस 2-3 और रह गया है, फिर इसको मैं ख़त्म करा दूँगा। अभी आपको स्लो आराम आराम से पढ़ाता हुआ चलूँगा। ठीक है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, किसी प्रतिवर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रतिवर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। आपको ये तो पता होगा एसी और डीसी क्या होता है, ये तो आपको सभी को पता होगा। ठीक है ना, एसी हमारा एसी करंट हमारा होता है जो घरों में आता है, वो इस टाइप से आता है। ठीक है ना, और डीसी करंट जो हमारी बैटरी वगैरह में होता है ना, वो इस टाइप से होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट जा रहा है तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट बोलते हैं, और ये जो एसी है अल्टरनेट होते हुए जा रहा है, इसलिए हम इसे अल्टरनेट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती राशि का मतलब होता है एसी, इसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण की गई राशि के चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब कि देखो 1 सेकंड में इसने 1 चक्कर पूरा किया, 1 सेकंड में 0 से लेके 1। ठीक है ना जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 चक्कर पूरा कर रहा है, 1 चक्कर पूरा कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, ये कह रहा है किसी प्रतिवर्ती राशि द्वारा, प्रतिवर्ती राशि का मतलब हो गया एसी क्वांटिटी। ठीक है ना, एसी क्वांटिटी। ठीक है, एसी द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण की गई राशि को, पूर्ण का मतलब पूरी हुई, है ना, पूरी की गई चक्करों को, है ना, पूरी की गई चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये हमारा बन रहा है, ये देखिए डायग्राम, देखिए 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है ना,
है ना, 0 से लेके 2 पाई तक गया, तो ये किस में गया 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड लग गया ऐसे ही। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी हो गई। अब बात कर ऐसे हमारे घर में है ना ऊपर नीचे करके लाइट आती है एसी करंट की, ठीक है ना, कितनी बार ऊपर नीचे होती है, तो 50 हर्ट्ज तक होती है, ये सिर्फ हमारे भारत में होती है, ठीक है ना। हमारे भारत में जो एसी की जो फ्रिक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज आती है, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है वो इसे साइकिल अपॉन सेकंड, ठीक है ना, साइकिल अपॉन सेकंड, जिसको हम एच जेड हार्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है हार्टेज भी होती है, ठीक है। कैसे नापते हैं वैन ब्रिज फ्रिक्वेंसी मीटर से, ठीक है, कैसे नापते हैं वैन ब्रिज और फ्रिक्वेंसी मीटर से, ठीक है। अब बात करते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, बात करते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाई इजिकल टू आर अपॉन जेड, ठीक है ना, कॉस फाई इजिकल टू आर अपॉन जेड। आर का मतलब होता है हमारा एक्टिव पावर और जेड का मतलब होता है अपरेंट पावर, ठीक है ना। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब हो गया अब एक्टिव पावर और जेड का मतलब हो गया सॉरी आर का मतलब हो गया एक्टिव पावर और जेड का मतलब हो गया अपरेंट पावर, ठीक है। तो पावर फैक्टर एक तरह से समझा देता हूँ, आप बोलोगे सर ये पावर फैक्टर थोड़ा कम समझ में आता है, बता दिए पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर वैसे आप आगे पढ़ोगे, पर फिर भी मैं थोड़ा एक समझा देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, कान लगा के सुनिएगा, ठीक है ना। पावर फैक्टर एक तरह से हमारा ऐसा सिस्टम होता है, सॉरी सिस्टम नहीं, ऐसा क्वांटिटी होती है, जैसे कि जो हमारा जो एक ग्राफ होता है, एक तरह से मैं आपको इसे 1 मिनट समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये मान लीजिए ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है, इसके जो बीच का जो एंगल है फाई, यही हमारा पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, यही हमारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है ना। जो वोल्टेज और करंट के जो बीच का जो एंगल होता है, एक तरह से ये हमारा पावर फैक्टर होता है। वोल्टेज और जो करंट का जो ग्राफ है ये सही चल रहे हैं, तो पावर फैक्टर आप ठीक आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज का ग्राफ और ये पावर फैक्टर का सॉरी ये करंट का जो ग्राफ है, अगर ये सही नहीं है तो समझो पावर फैक्टर गड़बड़ा हुआ है। ये कब गड़बड़ाता है, सॉरी कब गड़बड़ता है, यानी ये कब घबराता है, एक तरह से मेरी थोड़ी सॉरी ज़बान लड़क रही है क्योंकि ये लीड मेरे मुँह पर रखी हुई है, इस कारण, है ना, माफ़ी चाहना, है ना। ये गड़बड़ किस वजह से होता है, ठीक है ना। तो इसका कारण ये है, जैसे कि आप इंडक्टर जो लोड होता है, इंडक्टर लोड क्या होता है, इंडक्टर लोड जैसे कि आपका जो पंखा हो गया, मोटर हो गई, ठीक है ना, ये सारी लोडों के कारण, ये जितने भी लोड हैं, ये जितनी अप्लायंसेस हैं, इन सब के कारण जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ ऊपर नीचे होता है, इस कारण ये एंगल डिस्टर्ब होता है। एंगल डिस्टर्ब होने के कारण पावर फैक्टर बिगड़ता है। पावर फैक्टर आपका कब कब बिगड़ सकता है, जैसे आपका इंडक्टिव लोड जैसे मोटर हो गया, पंखा हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही चल रहे होंगे ना, तभी आपका पावर फैक्टर डिस्टर्ब होगा, और पावर फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो आपके घर का जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इस कारण हमारे घर का पावर फैक्टर नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो आगे देखते हैं। और तो ये तो आपको पता हो गया, आर का मतलब हो गया, एक सेकंड ये क्या हो रहा है बार बार, तो आपको पता तो पड़ गई होगी, आर का मतलब एक्टिव पावर हो गया और जेड का मतलब अपरेंट पावर हो गया, ठीक है ना। इसे हम किससे नापते हैं, पावर फैक्टर मीटर से नापते हैं, ठीक है ना। अब एक्टिव पावर को हम जो आर है ना, एक्टिव पावर को हम किससे एक्टिव पावर हम किससे नोट करते हैं, है ना, वाट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक है ना। और जो अपरेंट पावर को हम किससे करते हैं, वी, ठीक है ना, और के है ना, और एम, ठीक है ना। वोल्ट, है ना, एम्पियर, किलोवाट एम्पियर और मेगावाट एम्पियर, इनकी ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी क्या होती है हमारी, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं बताऊँ एनर्जी क्या होती है, अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते थक गया, तो मेरे अंदर की जितनी भी एनर्जी थी वो सारी निकल गई, सारी निकल गई, है ना। तो एक तरह से ये मेरी एनर्जी है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ अपनी पढ़ाई वाली एनर्जी जिसको हम पढ़ रहे हैं। देखो ऐसा है, पहले सबसे पहले देखते हैं ई बराबर, है ना, ई इजिकल टू पी इंटू टी, ये तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसका जो यूनिट होता है के डब्ल्यू एच यूनिट होता है, ठीक है ना, या इसे हम यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट ही मात्रक है, ये मैं समझ यूनिट वाली नहीं, यूनिट ही मात्रक है, या के डब्ल्यू एच लिख दो, यूनिट लिख दो, ठीक है। किलोवाट आवर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब एनर्जी की बात करें
एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है हमारी? देखो ऐसा होता है, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मुद्दे पे, ठीक है ना? जितनी भी हम अपनी घर में इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, है ना? पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जला रहे हैं, है ना? जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जला रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक एनर्जी तो है ना, कन्वर्जन कर रहे हैं, सॉरी कन्वर्जन नहीं, हम एक तरह से एनर्जी ये ले ही तो रहे हैं सारी चीज़ें, फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है ना? तो कहाँ से ले रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से एक तरह से एनर्जी मिल रही है, तभी तो ये सब काम कर रहे हैं। तो जितनी भी एनर्जी ये ले रहे हैं, वो एनर्जी को कैलकुलेट कौन कर रहा है? आपके घर पे जो बाहर जो मीटर लगा है ना, मीटर मीटर, वो कैलकुलेट कर रहा है। वो सारी चीज़ें जितने भी कन्वेक्शन हो रहा है लाइट का, वो सारी चीज़ें मीटर के अंदर इंक्लूड होती आ रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कभी-कभी एनर्जी मीटर बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। समझ गए होंगे, हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो, है ना, एनर्जी का कन्वर्जेशन कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या कहते हैं, जितनी भी एनर्जी ले रहे हैं तो किस सबसे कंट्रोल, वो किस सबसे वो हो रही है ना? कैसे पता पड़ रही है? एनर्जी मीटर उनको बारी-बारी से सब नापता रहता है कि कहाँ कितनी एनर्जी हमारी कम खर्च हो रही है, कितनी घर में लाइट जल रही है, कितना घर पे पंखा, टीवी, कितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, ठीक है ना? तो आप समझ गए बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, उदाहरण लेके समझा दिया मैंने एक तरह से आपको। और मापन तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मापन एनर्जी मीटर से होता है, अभी आपको बता ही दिया, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अभी थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा मेरा कैसा है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ा रहा हूँ या कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही बेकार पढ़ा रहा हूँ, साफ बता दीजिए, बिल्कुल मत शर्माइएगा, ठीक है? अब बात करते हैं प्रेरकत्व, ठीक है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस अभी आपको बताया था ना कि ऊपर आगे इंडक्टेंस बताऊँगा, अब बता रहा हूँ इंडक्टेंस, समझ लो ध्यान से। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होता है? अरे यार, 1 सेकंड। इंडक्टेंस किसी इंडक्टर या कॉइल का वह गुण है जो विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ, ये क्या पढ़ा दिया, बताता हूँ क्या पढ़ा दिया। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? करंट का, करंट क्या क्या कर रहा था? करंट को जाने से रोकता था, विरोध करता था। और जो हमारा इंडक्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है? ये करंट को चेंज होने से रोकता है। आप कहोगे सर ये चेंज होना क्या मतलब? ये आप बता रहे थे रेजिस्टेंस में कि करंट को जाने से रोकता है, अब ये कह रहे हो कि चेंज होने से रोकता है। अरे मेरे भैया बात तो सुन लो पहले, बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपका आ रहा है घर में 10 एम्पियर करंट, कितना आ रहा है? 10 एम्पियर करंट। अब अचानक हो गया 12 एम्पियर, ठीक है ना? अचानक हो गया 14 एम्पियर करंट बाहर से। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बाहर वहाँ से आ रहा है, वैसे इतना कम आता नहीं है, बता रहा हूँ एक उदाहरण लेके। तो ये जो इंडक्टर प्रेरकत्व क्या करता है कि भैया जो करंट को ना चेंज होने से रोकता है। चेंज होने का मतलब क्या है? सब कैसे? अरे भैया 10 एम्पियर आ रहा है तो 10 एम्पियर ही आने देगा, ये नहीं कि 12 एम्पियर 14 एम्पियर ये सब नहीं होने देगा। 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर ही आएगा। ये क्या कर रहा है? करंट को देखो, 12 और जो 14 है ना, देखो इनको हटा के जो 10 एम्पियर जितना आ रहा है उतना ही रहने देगा। चेंज होने से रोकता है ये, ठीक है ना? करंट एकदम जो चेंज होता है ना, घटता है, चेंज होता है, ऐसा नहीं चलता भाई। करंट से कहता तू सीधे आ भाई, मेरे पास अच्छी तेरा 10 तरह के व्यवहार नहीं चलेंगे, जैसा तू आ रहा है वैसा ही आ। तो समझ गए होंगे ना आप इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ये करंट को सडनली चेंज होने से रोकता है। और प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध तो भाई चाहे कैसा भी करंट आ रहा हो, चाहे 10 एम्पियर आ रहा हो, 12 एम्पियर आ रहा हो, वो उसका विरोधी करने के लिए खड़ा होगा, उसका विरोधी करने के लिए खड़ा होगा। इंडक्टेंस क्या होगा भाई? ये क्या करंट को यानी चेंज होने से रोकता है ना? जैसे कि एक इंसान है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, पता नहीं कब कैसा कैसा भी प्रकार चेंज हो जाता है, वो कभी उसके अंदर कुछ आया कभी तो जो दूसरा इंसान होता है वो उसको चेंज होने से रोकता है, अभी तू चेंज मत हो, ठीक है ना? जैसा चल रहा है वैसे ही चले, ठीक है? बस समझ गए, इतना ही बहुत है, इससे आगे मत समझो, बाकी आप लोग समझदार हो, मैं दूसरे इंसान की कौन सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? समझ जा रहे हो, समझ जाओ, क्योंकि बहुत से छोटे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना? इस वजह से कह नहीं सकता मैं, आप समझ जाओ, समझदार हो, बच्चे हो, कॉलेज वाले हो गए, अब तो समझदारी होगी। हाँ, तो इसका मात्रक हेनरी होता है ना? मात्रक हेनरी होता है, ठीक है ना? इसका जो मात्रक होता है हेनरी होता है। इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एन फाई अपॉन आई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? और दूसरा फॉर्मूला होता है मेरा एल बराबर एन स्क्वायर अपॉन एस, ठीक है?
इसे हम इसको भी एक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे सब पढ़ाऊँगा मैं। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और जो हमारा रेजिस्टेंस का होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का इस प्रकार से होता है, रेजिस्टेंस का मैं बताना भूल गया। रेजिस्टेंस का इस प्रकार से होता है और इंडक्टेंस का इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। हाँ, थकावट। चलो कोई ना। तो आप ये तो समझ गए ना इंडक्टेंस का और इन सब का। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को पास होने देता है, मतलब ये है, एक बात आप याद रखना, अगर आप इसमें डीसी करंट प्रभावित कराओगे, इंडक्टेंस है जो है, ये इंडक्टेंस है, इसमें आपसे डीसी करंट प्रभावित कराओगे तो डीसी को ये बहुत आसानी से पास कर देगा, ठीक है ना। पर एसी को ब्लॉक कर देगा। एसी को ब्लॉक करने का कारण ये है भाई, जैसे कि आप ये इंडक्टर हमारा किस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो डीसी करंट इसमें जाएगी तो सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। और एसी करंट इसमें से भेजोगे तो यो 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 करके जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हुई जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एसी करंट से इसमें। डीसी से नहीं, डीसी से काम नहीं करता इंडक्टर, एसी पे काम करता है, ठीक है ना। डीसी को तो डायरेक्ट पास कर देता है, ना कोई करंट में चेंज होगा ना कुछ होगा। एसी को नहीं करो, एसी पर ही काम करेगा, ठीक है ना। डीसी पर, ये डीसी को तो डायरेक्ट ही पास कर देता है, डीसी से इसका कोई यारी दोस्ती नहीं है, एसी पे यारी दोस्ती रहती है। किससे नाप सकते हैं इसे? मैक्सवेल ब्रिज से नाप सकते हैं, है ना। एंडरसन ब्रिज से भी नाप सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर, धारिता। लास्ट है, लास्ट टॉपिक है, बस छुट्टी आप लोगों की, टेंशन मत लो, बस जाने वाला हूँ। धारिता, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का वह गुण है जो ऊर्जा को संचित या संचित करता है ना। एक तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका जो इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस, ये भी एक तरह से क्या कहते हैं, ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। ये अभी आपको बताया नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसमें। ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज ले मतलब स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है ना। जो इंडक्टेंस होता है हमारा, ये स्टोर करने का भी काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना। जैसे हमारा कैपेसिटर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर भी करता है, ठीक है हमारा। और जो हमारा जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। एक सेकंड। हाँ, कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का वह गुण है जो संचित ऊर्जा, है ना, जो ऊर्जा को संचित करता है। संचित का मतलब स्टोर करता है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सी बराबर, है ना, कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी का मतलब हो गया हमारा डेंसिटी, और एप्सिलॉन का जो मतलब हो गया ई का, इसका मतलब हो गया चार्ज, ठीक है ना, कि इसके अंदर कितने चार्ज स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डेंसिटी होगी, मतलब कितना चौड़ा है, और जो ई है इसके अंदर जो मतलब इलेक्ट्रिक कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यही हम देखते हैं, किससे नापते हैं इसे हम, माइक्रोफेरेट से नापते हैं। मतलब इसकी जो यूनिट होती है यूएफ होती है, माइक्रोफेरेट और पिकोफेरेट। और इसको हम ना डी सॉलिड ब्रेस से भी नापते हैं, और ना सर्चिंग ब्रेस से भी इसे नापते हैं, मल्टीमीटर से भी नाप लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या करता है, आपको एक तरह से एनर्जी स्टोर करने में काम करता है। ये आपके टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह में भी, सब में, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण है सब में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो ऊपर इंडक्टेंस पढ़ाया था वो भी क्या कहता है, सब चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक जितने भी वो होते हैं ना सर्किट, सब में आपको ये दोनों मिल जाएंगे मोस्टली देखने को, ठीक है। सबका यूज़ है। तो अब आगे का टॉप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, जब तक के लिए अलविदा लेना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो शेयर कर दिया करो, अकेले अकेले मत पढ़ा करो, है ना। समझ रहे हो ना, दोस्तों को भी बेचारों की मदद कर दो। आप अच्छे बनोगे तभी तो दुनिया अच्छी बनेगी, है ना। दुनिया अच्छी बनेगी तो आपको पता है पूरा ब्रह्मांड अच्छा बनेगा, ठीक है। बस यही कहने का मतलब है। चलो मिलते हैं, मजाक कर रहा था। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है ना। ध्यान रखना आप सब, जय हिंद।